प्यारे छात्रों, सामाजिक शोध के चरण के विषय पर पिछली कक्षा में विस्तृत रूप से चर्चा हुई। आज उसी कक्षा को आगे बढ़ाते हुए तीसरे और चौथे चरण के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तृतीय चरण संबंधित समस्त सामग्रियों के अध्ययन के उपरांत शोधकर्ता अपने शोध के उद्देश्यों को स्पष्ट अभिव्यक्त करता है कि उसके शोध के वास्तविक उद्देश्य क्या क्या है। शोध के स्पष्ट उद्देश्यों का होना किसी भी शोध की सफलता एवं गुणवत्तापूर्ण प्रस्तुतिकरण के लिए आवश्यक है। उद्देश्यों की स्पष्टता अनिवार्य है। उद्देश्यों के आधार पर ही आगे की प्रक्रिया निर्भर करती है, जैसे कि तथ्य संकलन की प्रविधि का चयन और उस प्रविधि द्वारा उद्देश्यों के ही अनुरूप तथ्यों के संकलन की रणनीति या प्रश्नों का निर्धारण। यह कहना उचित ही है कि जब तक आपके पास शोध के उद्देश्यों का स्पष्ट अनुमान न होगा, शोध नहीं होगा और एकत्रित सामग्री में वांछित सुसंगति नहीं आएगी, क्योंकि यह संभव है कि अपने विषय को देखा हो जिस स्थिति में हर परिप्रेक्ष्य भिन्न मुद्दों से जुड़ा होता है। उदाहरण के लिए, विकास पर समाजशास्त्रीय अध्ययन में अनेक शोध प्रश्न हो सकते हैं, जैसे विकास में महिलाओं की भूमिका, विकास में जाति एवं नातेदारी की भूमिका, अथवा पारिवारिक एवं सामुदायिक जीवन पर विकास के सामाजिक परिणाम। अब चतुर्थ चरण में शोध के उद्देश्यों के निर्धारण के पश्चात अध्ययन की उपकल्पनाओं या प्राकल्पनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की जरूरत है। यह उल्लेखनीय है कि सभी प्रकार के शोध कार्यों में उपकल्पनाएं निर्मित नहीं की जाती है, विशेषकर ऐसे शोध कार्यों में जिसमें विषय से संबंधित पूर्ण जानकारियां सप्रमाण उपलब्ध नहीं होती है। अतः यदि हमारा शोध कार्य अन्वेषणात्मक है तो हमें वहाँ उपकल्पनाओं के स्थान पर शोध प्रश्नों को रखना चाहिए। इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो स्पष्ट होता है कि उपकल्पनाओं का निर्माण हमेशा ही शोध की प्रक्रिया का एक चरण नहीं होता है। उसके स्थान पर शोध प्रश्नों का निर्माण उस चरण के अंतर्गत होता है। उपकल्पना या प्राकल्पना से तात्पर्य क्या है और इसकी शोध में क्या आवश्यकता है इत्यादि प्रश्नों का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। लुंडबर्ग के अनुसार उपकल्पना एक संभावित सामान्यीकरण होता है जिसकी वैधता की जानी होती है। अपने प्रारंभिक स्तरों पर उपकल्पना को भी अटकल पच्चू, अनुमान, काल्पनिक विचार या सहज ज्ञान या और कुछ हो सकता है जो क्रिया या अन्वेषण का आधार बनता है। वहीं गुड तथा एस्केट्स के अनुसार एक उपकल्पना बुद्धिमत्तापूर्ण कल्पना या निष्कर्ष होती है जो अवलोकित तथ्यों या दशाओं को विश्लेषित करने के लिए निर्मित और अस्थायी रूप से अपनाई जाती है। अब गूडे तथा हॉट के शब्दों में कहा जाए तो यह यानी कि उपकल्पना एक मान्यता है जिसकी वैधता
निर्धारित करने के लिए उसकी जांच की जा सकती है। सरल एवं स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो उपकल्पना शोध विषय के अंतर्गत आने वाले विविध उद्देश्यों से संबंधित एक कामचलाऊ अनुमान या निष्कर्ष है, जिसकी सत्यता की परीक्षा प्राप्त तथ्यों के आधार पर की जाती है। विषय से संबंधित साहित्यों के अध्ययन के पश्चात जब उत्तरदाता अपने अध्ययन विषय को पूर्णतः जान जाता है तो उसके मन में कुछ संभावित निष्कर्ष आने लगते हैं और वह अनुमान लगाता है कि अध्ययन में विविध मुद्दों के संदर्भ में प्राप्त तथ्यों के विश्लेषण के उपरांत इस प्रकार के निष्कर्ष आएंगे। ये संभावित निष्कर्ष ही उपकल्पनाएं होती हैं। वास्तविक तथ्यों के विश्लेषण के उपरांत कभी कभी ये गलत साबित होती है और कभी कभी सही। उपकल्पनाओं का सत्य प्रमाणिक होना या असत्य सिद्ध हो जाना विशेष महत्व नहीं होता है। इसलिए शोधकर्ता को अपनी उपकल्पनाओं के प्रति लगाव या मिथ्या झुकाव नहीं होना चाहिए, अर्थात उसे कभी भी ऐसा प्रयास नहीं करना चाहिए जिससे कि उसकी उपकल्पना सत्य प्रमाणित हो जाए। जो कुछ भी प्राथमिक तथ्यों से निष्कर्ष प्राप्त हो उसे ही हर हालत में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। वैज्ञानिकता के लिए वस्तुनिष्ठता प्रथम शर्त है। इसे ध्यान में रखते हुए ही शोधकर्ता को शोध कार्य संपादित करना चाहिए। उपकल्पना शोधकर्ता को विषय से भटकने से बचाती है। इस तरह एक उपकल्पना का इस्तेमाल दृष्टिहीन खोज से रक्षा करता है। उपकल्पना या प्राकल्पना स्पष्ट एवं सटीक होनी चाहिए। वह ऐसी होनी चाहिए जिसका प्राप्त तथ्यों से निर्धारित अवधि में अनुभवजन्य परीक्षण संभव हो। यह हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि एक उपकल्पना और एक सामान्य कथन में अंतर होता है। इस रूप में यदि देखा जाए तो कहा जा सकता है कि उपकल्पना में दो परिवर्तियों यानी कि चरों में से किसी एक के निष्कर्षों को संभावित तथ्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उपकल्पना परिवर्तियों यानी कि चरों के बीच संबंधों के स्वरूप को अभिव्यक्त करती है। सकारात्मक, नकारात्मक और शून्य ये तीन संबंध परिवर्तियों के मध्य माने जाते हैं। उपकल्पना परिवर्तियों के संबंधों को उद्घाटित करती है। उपकल्पना जो कि फलदायी अन्वेषण का अस्थायी केंद्रीय विचार होती है के निर्माण के चार स्रोतों का गूढ़े तथा हॉट ने उल्लेख किया है। पहला सामान्य संस्कृति, दूसरा वैज्ञानिक सिद्धांत, तीसरा सादृश्य जिसको एनोलॉजी भी कहा जाता है, चौथा व्यक्तिगत अनुभव। इन्हीं चार स्रोतों से उपकल्पनाओं का उद्गम होता है। उपकल्पनाओं के बिना शोध अनिर्दिष्ट यानी अनफोकस्ड एक दैव आनुभविक भटकाव होता है। उपकल्पना शोध में जितनी सहायक है उतनी ही हानिकारक भी हो सकती है। इसलिए अपनी उपकल्पना पर जरूरत से ज़्यादा विश्वास रखना या उसके प्रति पूर्वाग्रह रखना, उसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाना कदापि उचित नहीं है। ऐसा यदि शोधकर्ता करता है तो उसके शोध में वैश्विकता समा जाएगी और वैज्ञानिकता का अंत हो जाएगा। प्यारे छात्रों, अभी चतुर्थ चरण तक आज की कक्षा में चर्चा हुई है। अगली कक्षा में पंचम
षष्ठम, सप्तम और अष्टम अन्य चरणों पर भी विशेष रूप से चर्चा होगी। हमें आशा और विश्वास है कि आप आज की कक्षा को ध्यान पूर्वक सुनकर समझने का प्रयास करेंगे और अपने ज्ञान का वृद्धि करेंगे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।